नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सिलेक्शन के बाद कितना सैलरी दिया जाएगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडिया, नेपाल, भूटान के एलिजिबल सिटीजन्स को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 2/8/2023 से 23/8/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट 23/8/2023 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 24/8/2023 से 25/8/2023 के बीच में कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में टोटल 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इस डिपार्टमेंट में ग्रेड पे 46 का दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में टोटल 25 वैकेंसीज है, जिसमें एससी एप्लीकेंट्स के लिए 4 वैकेंसीज है, एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज है, ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए 7 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए 1 वैकेंसी है। इस डिपार्टमेंट में 42 का ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में टोटल 2 वैकेंसीज है, जो कि अनरिजर्व में है। इस डिपार्टमेंट में 46 का ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में टोटल 1 वैकेंसी है। इस डिपार्टमेंट में ग्रेड पे 42 का दिया जाएगा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में टोटल 5 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसीज है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। इस डिपार्टमेंट में 42 का ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में टोटल 2 वैकेंसीज है। इस डिपार्टमेंट में ग्रेड पे 42 का दिया जाएगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में टोटल 2 वैकेंसीज है। इस डिपार्टमेंट में ग्रेड पे 42 का दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर डिपार्टमेंट का देख सकते हैं। टोटल स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में 93 वैकेंसीज है। यहाँ से आप डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितने वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पोस्ट में टोटल वैकेंसीज 1114 वैकेंसीज है। डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसीज है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में टोटल 26 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है, और बीआरओ में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज है। इस डिपार्टमेंट में 2400 का ग्रेड पे दिया जाएगा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज है। इस डिपार्टमेंट में 2400 का ग्रेड पे दिया जाएगा। सीबीडीटी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में टोटल 392 वैकेंसीज है। इस डिपार्टमेंट में 2400 का ग्रेड पे दिया जाएगा। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। ओके, अब दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कहाँ कहाँ के सिटीजन्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के तो अप्लाई कर ही सकते हैं, नेपाल के भी सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे पर्सन जो माइग्रेट किए गए हो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इनमें से एक कंट्री से अगर आप माइग्रेट किए गए हो और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया हुआ होने चाहिए। अगर इशू किया हुआ है सर्टिफिकेट तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। स्टेनोग्राफर ग्रेड फी के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एज ऑन 1/8/2023। एज ऑन 1/8/2023 का मतलब क्या है? अगर आप 12th पास कर चुके हैं और आपका एज 18 साल नहीं हुआ है, और अगर आपका एज 1/8/2023 तक कंप्लीट हो जाता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? अगर आपका एज 1/8/2023 तक कंप्लीट नहीं होता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डेट डेट ऑफ बर्थ
2/8/1993 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में होने चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए एज ऑन 1/8/2023। डेट ऑफ बर्थ 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि एज में एक्स्ट्रा छूट देना। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का 43 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और देखिए वैसे वुमेन जो डाइवोर्स ले चुके हैं अपने हस्बैंड से, वो 35 साल तक के एज तक, मतलब अगर आपका एज 35 साल से कम हो रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप डाइवोर्स्ड वुमेन हैं या फिर विडो वुमेन है, विडो का मतलब होता है विधवा, और एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका एज 40 साल से कम हो रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, प्रोवाइडेड आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा कि हाँ आप विडो हैं। ओके, और अगर आप डाइवोर्स्ड वुमेन हैं तो आपको प्रूफ देना होगा कि हाँ आप डाइवोर्स ले चुके हैं। ओके, अब दोस्तों जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया है कि आपका 12th पास कॉमर्स से ही होना चाहिए या साइंस से होना चाहिए, ऐसा नहीं मेंशन किया गया है। आप साइंस से पास आउट हुए हों, आर्ट्स से पास आउट हुए हों या कॉमर्स से पास आउट हुए हों, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हुए हों, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन फी। तो देखिए एप्लीकेशन फी वुमेन कैंडिडेट्स, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक सर्विसमैन को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। और ये सारे कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय ये बात ध्यान में रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपका इंफॉर्मेशन गिवन है, सेम टू सेम फॉर्म को अप्लाई करते समय वही दें। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय अगर मिसमैच कर जाता है तो उस समय आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। देखिए फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 24/8/2023 से 25/8/2023 के बीच में कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम का सेंटर कि कौन कौन प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ सकता है। तो देखिए सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश स्टेट आता है। एग्जाम का सेंटर यहाँ से देख लीजिए आप। ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आता है। यहाँ पे आप देख लीजिए झारखंड में फिर रांची में ही एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। ओके, कर्नाटका केरला रीजन में यहाँ पे आप देख लीजिए। और दोस्तों जिस भी स्टेट यूटी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे एग्जाम के सेंटर को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स को 3 ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम के सेंटर को चूज करने के लिए। एक बार आप एग्जाम के सेंटर को चूज कर लेते हैं, आप दोबारा किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करते समय इन बातों का भी ध्यान रखें। और देखिए कमीशन के पास ये भी राइट है कि जो आप 3 एग्जाम का सेंटर चूज कीजिएगा तो हो सकता है कि ये 3 एग्जाम के सेंटर को छोड़ करके कहीं और एग्जाम का सेंटर आपको दे दिया जाए। ऐसा देखिए बहुत ही रेयर केस में होता है। हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उसमें एग्जाम का सेंटर, मेरा खुद एक फ्रेंड है, उसका एग्जाम का सेंटर कुछ और मेंशन है। मतलब फॉर्म को जब अप्लाई करते समय 3 अल्टरनेटिव जो चूज किया था उसमें कुछ और था, और जब एडमिट कार्ड रिलीज किया गया तो एडमिट कार्ड में उन तीनों में से अलग एग्जाम का सेंटर था। तो ऐसे भी हो सकता है। देखिए मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपके साथ इस तरह का सिचुएशन आए तो आप ऐसा सोचे नहीं कि अरे अचानक मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। ओके, अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि आप किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए आप इसमें सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। स्किल टेस्ट में क्या होगा? स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफी का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के
स्कीम को समझते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा। दोस्तों, अगर आपका मैथ वीक है तो ये देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी आपके लिए एकदम परफेक्ट वैकेंसी है आफ्टर +2। ओके, अगर आपको लगता था कि +2 तक आपका मैथ से नाता जो है वो दूर दूर तक रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वैकेंसी जो है ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ओके, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। देखिए, इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन पढ़ना होगा। इसमें तो मैथ पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है? देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होगा, बट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन को छोड़ करके, बिकॉज़ ये इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर इसको इंग्लिश में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या रह जाएगा? सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के होंगे। और ये बात आप ध्यान में रखें कि अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/3 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों कि हाँ, ये क्वेश्चन सही है। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि अरे 1/3 मार्क्स ही तो जा रहा है। नहीं, आप गलत हैं। देखिए, आपका मार्क्स 1/3 नहीं जा रहा। अगर आप उस क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो देखिए, आपका 1 मार्क्स तो आता ही, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स प्लस 1/3 जा रहा है। आप इस नज़रिए से सोच के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम को निकाल पाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1/3 आपका सिर्फ डिडक्ट नहीं हो रहा है, 1 प्लस 1/3 डिडक्ट हो रहा है। ठीक है? अब दोस्तों, सिलेबस को देखते हैं। देखिए, सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरल अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्टेनोग्राफी के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफी का टेस्ट आप बोथ लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, इनमें से एक लैंग्वेज में। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 100 पर वर्ड स्टेनोग्राफी करना होगा। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी करना होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पोस्ट में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किए हैं तो आपको 50 मिनट्स का समय दिया जाएगा। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के पोस्ट में हिंदी लैंग्वेज चूज़ किए हैं तो आपको 65 मिनट्स का समय दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे टेस्ट देना चूज़ किए हैं तो आपको 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में हिंदी लैंग्वेज पे टेस्ट देना चूज़ किए हैं तो आपको 55 मिनट्स का समय दिया जाएगा। ओके, दिया जाएगा। और देखिए, अगर आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफी जानते हैं और आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपको हिंदी नहीं सीखना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि जैसे ही आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे ना, उसके बाद आपको सपोज़ दैट आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफी जानते हैं, तो आपको हिंदी में भी सीखना पड़ेगा। सपोज़ दैट आप हिंदी में स्टेनोग्राफी जानते हैं, तो आपको इंग्लिश में भी सीखना पड़ेगा। ओके, आपको दोनों लैंग्वेज पे स्टेनोग्राफी सीखना पड़ेगा। ठीक है? अब दोस्तों, देखते हैं कि एग्ज़ाम के सेंटर में आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। देखिए, एडमिट कार्ड के अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ रिसेंट का फ़ोटो लेके जाना है। प्लस में आपको एक आईडी कार्ड लेके जाना है। आईडी का मतलब कौन-कौन सा आईडी लेके जा सकते हैं? आधार कार्ड, ठीक है? या फिर वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड। ओके, या फिर अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ का आईडी कार्ड। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ जो आपको आईडी कार्ड मिला हुआ था वो आईडी कार्ड को लेके जाना है। ओके, अगर आप आईडी कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और देखिए, यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया गया है कि आपके सर्टिफिकेट में जो है
आपके सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है या किसी भी तरह का नेम वगैरह है और एडमिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और आईडी कार्ड पे मतलब एडमिट कार्ड जो है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड है उसमें अगर मिसमैच हो जाता है तो आपको एग्ज़ाम में इंटर करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो इन बातों का भी आप ध्यान में रखें। अगर आपके आईडी में मिसमैच है तो आप इसको करेक्ट कर लें। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप तैयार कर लें। आईडी कार्ड आपको लेके जाना है, इनमें से एक। आपको क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करना होगा और आपको प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। ठीक है? अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके इस फॉर्म को अप्लाई करने से मतलब इस वैकेंसी को अप्लाई करने से और इस डिपार्टमेंट में जॉइन करने से किसी भी तरह का आपत्ति नहीं है। ओके? और अगर आप डाइवोर्स्ड वुमेन है या फिर विडो वुमेन है तो अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते समय ऐसा मेंशन करते हैं कि आप डाइवोर्स वुमेन हैं और विडो वुमेन हैं तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस समय आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ओके? नहीं तो आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। ओके? तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से संबंधित ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।